कैसे स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यूट्यूब पे मैंने जैसे कि इस रिवीजन लेक्चर अपलोड किए हैं, बहुत से बच्चों का मेरे पास अच्छे कमेंट आए हैं। मैं चाहता हूँ आपका यही प्यार मेरे लिए बना रहे। जो भी लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबको इन लेक्चर्स की हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। छोटा सा चैप्टर है बेटा, बट 5 नंबर मिलेंगे और फ्री के नंबर मिलेंगे, तो हम ये भी चैप्टर कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको भी। सबसे पहली डेफिनेशन आती है इसमें, सबसे पहली चीज आती है लॉ। लॉ क्या होता है? तो लॉ इज सेट ऑफ ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। लॉ इज सेट ऑफ ओब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय, जो किसने इंपोज किया अपने आपके ऊपर? इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। किस लिए इंपोज कर रहे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड पब्लिक। वेलफेयर एंड जस्टिस, वेलफेयर एंड जस्टिस फॉर सोसाइटी एंड पब्लिक। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आता है, ये आता है सोर्स। लॉ आता कहां से है? लॉस पैदा कहां से हुआ? तो इंडिया में तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इससे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ करता था 1935 में। ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये समझिए कि इसका जनक कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया था। ठीक है। दूसरा सोर्स जो आता है इसका, वो सोर्स होता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ जो स्टेट में अप्लीकेबल होते हैं, एंड सेंट्रल लॉ। अगर मैं स्टेट एक्ट की बात करूं तो स्टेट एक्ट कहां बनते हैं? स्टेट लॉ कहां बनते हैं? स्टेट असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज। और सेंट्रल लॉ कहां बनते हैं? द पार्लियामेंट। आप ये समझिए कि पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया के लिए कानून बनाता है, और स्टेट असेंबली इज काइंड ऑफ स्टेट पार्लियामेंट, जहां पर स्टेट से रिलेटेड कानून बनते हैं। ठीक है। तीसरा सोर्स जो होता है वो होता है जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन। जैसे हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस के बारे में सुना हुआ है, गिलफोर्ड मर्डर के बारे में सुना हुआ है। ये सारे कोर्ट के डिसीजन है जो क्या बन जाते हैं? ये लॉ का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कस्टम ऑफ ट्रेड, कस्टम ऑफ ट्रेड, कुछ कस्टम के कारण भी लॉ बन जाते हैं कि ऐसा होता आ रहा है तो हम भी ऐसा करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, दिवाली पे पटाखे बजाना। तो अगर आप दिवाली पे पटाखे बजाते हो, अब तो देखो कोर्ट ने बैन लगाया है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। बट अगर मान लीजिए आप दिवाली पे पटाखे बजाते हो, तो क्या कोई लॉ आपको आकर रोक सकता था? नहीं रोक सकता था पहले। क्यों? क्योंकि कस्टम था दिवाली पे पटाखे बजाना। ठीक है ना। तो ये भी सोर्स ऑफ लॉ में आ जाता है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट होता है हाउ द लॉ इज मेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। इंडिया में कानून कैसे बनता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, और इंडिया में लॉ कैसे बनता है। तो आपको पता है बेटा, इलेक्शन होते हैं। हाँ, इलेक्शन में सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करता है? वोट डालता है। सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करते हैं? वोट डालते हैं इलेक्शन के अंदर। हाँ, और वोट डाल के हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं एमपीज, इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद ये बंदे कहां जाते हैं? ये बंदे जाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अभी मैंने बताया कौन सी जगह है जहां पर कानून बनते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बिल यानी कि ड्राफ्ट ऑफ द एक्ट इज प्रेजेंटेड। कोई भी एक्ट जब तक पास नहीं होता वो क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, जो आपके चुने हुए लोग बैठे हैं, वो इस कानून के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कानून होना चाहिए
ये कानून क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे होती है वोटिंग। वोटिंग के बाद अगर ये पास हो गया, इफ पास्ड, तो उसके बाद इसके ऊपर किसकी असेंट ली जाती है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट ली जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी है। ये बन गया आपका एक्ट, और ये फिर कहां पब्लिश होता है, ऑफिशियल गजट में, पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट इज काइंड ऑफ न्यूज़पेपर। आप समझिए कि गवर्नमेंट जब कोई कानून बनाती है, कोई नई रेगुलेशन लाती है, तो वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है। ऑफिशियल मतलब पब्लिकली अनाउंस करना, ऑफिशियल गजट, ठीक है। और इसमें लिखा होता है ये एक्ट कब से अप्लीकेबल होगा, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो बिल क्या होता है, एक्ट बिफोर पासिंग। एक्ट पास होने से पहले क्या कहलाता है, बिल कहलाता है, एक तरीके से ड्राफ्ट विच इज नॉट फाइनल। जब वो पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर अपनी क्या देता है, असेंट। असेंट मतलब कंसेंट, कि मेरी भी हाँ है। तो आप अब ये भी बता दीजिए महामहिम जी कि ये कब से अप्लीकेबल होगा, तो डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी अनाउंस कर देते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में कानून बनता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इस चैप्टर में, एक फेडरल कोर्ट के बारे में बात चलती है। इंडिया में सबसे पहली कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1937 में, ईयर 1937 में फेडरल कोर्ट बनी थी। फेडरल कोर्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक अपीलेट पार्ट जहां पर अपील होती थी, अपील करना मतलब अगर शिकायत करनी है किसी को, अपीलेट पार्ट, ठीक है, और एक एडवाइजरी पार्ट। इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ था। जो अपीलेट पार्ट है वो दो तरह के केस को हैंडल करता था, सिविल केस सूट्स और क्रिमिनल सूट। मतलब सारे केस इसी कोर्ट में आते थे, चाहे वो सिविल सूट हो चाहे वो क्रिमिनल सूट हो। और ये दोनों मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद एडवाइजरी का काम क्या होता था, ये एडवाइज करते थे, नाम से ही पता लग रहा है, ये एडवाइज करते थे टू गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल क्या होता है, जो आज के टाइम में प्रेसिडेंट अपना, उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था। उस टाइम पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कॉन्सेप्ट नहीं होता था, गवर्नर जनरल ही होता था, वही सब कुछ है, वही कानून बनाता था। तो गवर्नर जनरल को ये एडवाइज करता था कि किस मैटर पे कानून बनाना चाहिए या किस मैटर पे कानून नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आजकल ये सारे काम अलग कर दिए हैं। तो ये जो फेडरल कोर्ट है ये लगभग 12 साल तक रही थी। 12 साल क्यों, क्योंकि उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आ गया था, और भारत का संविधान आने के बाद फेडरल कोर्ट की जगह अब क्या हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट हो चुकी है। तो 12 ईयर तक इसने रन किया था, और लगभग 151 केसेस है ना इसने हियर किए थे। हालांकि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख रखा है, ठीक है। और आज के टाइम में टुडे आज के टाइम में इसे क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट बोल लो, सुप्रीम कोर्ट बोल लो, एक ही बात है। ज्यादा कॉमन नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स का मतलब टॉप होता है। आज के टाइम में इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कब आई थी, 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान कब लागू हुआ था आपको पता ही है, 26 जैन 1950। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हर सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दिए हुए हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज हर सिटीजन के। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज है, और वो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज क्या है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जैसे राइट टू गेट एजुकेशन, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू विजिट एनीवेयर इन इंडिया, राइट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, राइट टू स्पीक, राइट टू सिलेक्ट एनी लैंग्वेज, ये सब क्या है, राइट टू डू एनी बिजनेस, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्ट बनाने की पावर को डिवाइड किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बना रखी है बेटा, लिस्ट 1, लिस्ट 2 मैटर्स की, एंड लिस्ट 3 लिस्ट ऑफ मैटर्स, लिस्ट ऑफ मैटर्स जिसके बारे में कानून बनाना होता है। तो सबसे पहली लिस्ट जो होती है वो लिस्ट है सेंट्रल, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगली लिस्ट जो होती है इसमें वो मैटर है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और उससे अगली लिस्ट जो कहलाती है वो कहलाती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो मैटर होते हैं जिसके अंदर जिसपे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून बनाएगी, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को पता ही है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनकम टैक्स पे अगर कोई कानून बनाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे चलान काटना है नहीं काटना है, किस चीज पे चलान काटना है, चलान की पेनल्टी कितनी रहे, इट इज अ स्टेट मैटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मोटर व्हीकल एक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ गया स्टैंप ड्यूटी। कितनी स्टैंप ड्यूटी लेनी है, स्टैंप ड्यूटी तो लेनी है बट कितनी लेनी है ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता देगी कौन कौन से मैटर पे आपको स्टैंप ड्यूटी लेनी चाहिए। और कुछ पावर ऐसी भी दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि हम इस स्टैंप ड्यूटी को जीरो करना चाहते हैं, एग्जम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लॉ। इंडिया में कानून कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ। तो बेटा सबसे पहला लॉ आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इसमें रेप, मर्डर, ये सब चीजें आ गई। इसको हैंडल करने के लिए इंडियन पीनल कोड बनाया हुआ है और सीआरपीसी बनाया हुआ है। सीआरपीसी, प्रोसीजर फॉर क्रिमिनल कोड, यानी कि अगर सजा, इसमें तो आईपीसी में क्या बताया जाता है कि क्या चीज क्राइम है, व्हाट इज क्राइम, और सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया होता है कि इस क्राइम की सजा कितनी और कैसे देनी है, वो सीआरपीसी है। आजकल आपको पता होगा 2023 में बीएनएस बन गया, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएनएस, सॉरी बीएनएनएस नहीं, बीएनएसएस, भारतीय न्याय संरक्षण संहिता। तो ये 2023 में नए एक्ट बने हैं जो इनको सुपरसीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो एक्ट आता है, दूसरा जो कानून आता है वो आता है सिविल लॉ के बारे में। सिविल लॉ, सिविल लॉ, तो सिविल लॉ क्या होते हैं जिसमें डैमेज वगैरह की बात चलती है। जैसे आपने ये पढ़ा है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट। तो अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हो, तो वो एक क्राइम नहीं है बेटा, वो एक सिविल ऑफेंस है। इसके अंदर आपको एक कॉम्पनसेशन या डैमेज पे करनी पड़ेगी, वो इस कोर्ट के थ्रू कैलकुलेट हो जाती है या एनफोर्स हो जाती है। उसके बाद आता है कॉमन लॉ, थर्ड लॉ आते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को हम जुडिशियल डिसीजंस भी बोल देते हैं। जुडिशियल डिसीजन यानी कि जो कोर्ट ने डिसीजन सुनाए हैं, जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट बोल दिया मैंने, डिसीजंस। जो जुडिशियल डिसीजंस को क्या कहा जाता है, जुडिशियल डिसीजन को कॉमन लॉ भी कहा जाता है। यहां पर आपको 3-4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल, ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, 3 बातें कहता है। नंबर 1, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब क्या है, कोई भी बंदा खुद का जज नहीं हो सकता। नो वन शुड बी मेड अ जज इन ऑन केस, इन ऑन केस, क्योंकि हर बंदा अपने आप में सही होता है बेटा। तो हमें एक न्यूट्रल बंदे को क्या करना होता है, अपॉइंट करना होता है, और जो केसेस वगैरह है वो कौन हियर करेगा, वो न्यूट्रल बंदा हियर करेगा। क्लियर है। तो ऑन केस कोई भी बंदा खुद का जज नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदा अपने आप में बिल्कुल ठीक होता है। वो किसी का खून भी कर देता है ना, तो उसके पास जस्टिफिकेशन होती है कि मैंने इसका खून क्यों कर दिया, ओके। सेकंड जो आपको याद करना है, इसका एलिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एलिमेंट यहां पर है ओडी, ओडी गाड़ी नहीं बे, ओडी ओल्ट्रम पार्टम। इस लैटिन मैक्सिम का मतलब क्या है, इस लैटिन मैक्सिम का है मतलब कोई भी डिसीजन सुनाने से पहले कोर्ट को हमेशा हर पार्टी को क्या देनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सामने वाले बंदे को जब तक सफाई का मौका नहीं दोगे, जब तक सामने वाले बंदे से आप सुन नहीं लेते कि उसका क्या कहना है,
तब तक आपको डिसीजन नहीं देना चाहिए। और अगर आप डिसीजन देते हो बिना उसको सुने तो ये डिसीजन सही नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उसके बाद जो भी डिसीजन दिया जाए वो डिसीजन हमेशा सोच समझ के देना है। गिव लॉजिकल डिसीजन। ऐसा नहीं कि जज कहता है मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लगना। जो कानून में लिखा हो जो सही हो वही आपको डिसीजन देना होगा। गिव लॉजिकल डिसीजन, यानी कि कोर्ट जो डिसीजन देगी उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि आपने ये डिसीजन क्यों दिया। ठीक है, ताकि सामने वाली पार्टी को अगर लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, आपने जो रीजन दे रखा है वो ठीक है नहीं है, तो वो हायर कोर्ट में जाके आपके कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर सके। उसके बाद जजमेंट ऑफ वन कोर्ट may be different from the judgment of other court. क्योंकि हर कोर्ट के अंदर बेटा जज बैठा होता है और हर किसी की सोचने समझने की पावर अलग अलग हो सकती है। यह सिर्फ हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन कोर्ट्स में अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो उसको कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। तो ये जो कह रखा है ना जजमेंट ऑफ वन कोर्ट, ये किसकी बात कर रहा है, एग्जांपल हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो दूसरी हाई कोर्ट के डिसीजन से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, मतलब ओवरराइड करना, ओवरराइड। बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट के केस में नहीं हो सकता। अभी आगे जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कोर्ट करवाऊंगा, लास्ट टॉपिक जो होगा उसमें ये चीज दोबारा हम रिपीट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको 4 बातें लिखनी है। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं क्योंकि एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और उसके एलिमेंट या कंटेंट बताइए। तो 4 चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी बंदा खुद का जज नहीं हो सकता, हर पार्टी को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देनी चाहिए, आपका डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए, और एक कोर्ट का डिसीजन दूसरी कोर्ट से अलग हो सकता है, मतलब उसके डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकती है। उसके बाद इंडिया में कानून बनाने का काम किसका, पार्लियामेंट का, बट उसको एनफोर्स करने का काम किसका, मिनिस्ट्रीज का। एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, आपने कहा एक्ट कहां बनेगा, पार्लियामेंट में। अब इसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाएगी। एनफोर्समेंट का मतलब अप्लीकेबिलिटी, आपने कानून बना तो दिया, अब उसको क्या करवाना है, अप्लीकेबल करवाना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, बोलो, मिनिस्ट्रीज की। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होती है, ऑब्वियस सी बात है। सेंट्रल लेवल का एक्ट है तो उसको सेंट्रल लेवल की एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंट करेगी, और स्टेट एक्ट है तो स्टेट लेवल की। ओके, या इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अपने सीए है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बार बार आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन जी जो है वो इनकी मिनिस्टर है। ठीक है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, होम मिनिस्ट्री आपने सुना होगा, एटसेट्रा, ये कुछ मिनिस्ट्री है। ठीक है, और मिनिस्ट्री का एक हेड होता है, हर मिनिस्ट्री का क्या होगा, एक हेड होगा। उस हेड को हम क्या बोलते हैं, मिनिस्टर। अगर ये मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री है, इफ सेंट्रल मिनिस्ट्री, अभी बताया ना मिनिस्ट्री क्या हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है और स्टेट भी हो सकती है। अगर ये सेंट्रल मिनिस्ट्री है तो इसके मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, इज नोन एज या कॉल्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, अब जैसे अमित शाह जी हैं, निर्मला सीतारमन जी है, ये सेंट्रल मिनिस्टर है बेटा, तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और साथ में इनकी हेल्प कौन करता है, ये तो हेड है, एंड रन बाय इन एग्जीक्यूटिव बॉडी को रन करने में कौन हेल्प करेगा, रन बाय आईएएस। आईएएस के एग्जाम वगैरह आपने सुने होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड अदर सर्विसेज एंड अदर सर्वेंट्स या सर्विसेज। ठीक है, इन सभी को सिविल सर्वेंट कहा जाता है। इन सभी को क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। ओके,
ये पढ़े लिखे इंसान होते हैं। सिविल सर्वेंट जो होते हैं ना, सिविल एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं होता, पता है ये बेटा, कंपटीशन कितना ज्यादा होता है। ये पढ़े लिखे इंसान होते हैं। जबकि ये जो हेड होता है ना मिनिस्टर, ये एक पॉलिटिकल बंदा होता है, ये पॉलिटिकल पावर्ड पर्सन होता है। ये अनपढ़ भी हो सकता है बेटा, ये 10वीं फेल भी हो सकता है, बट जो इसको रन करेंगे, जो इसको रन करेंगे वो पढ़े लिखे इंसान होने जरूरी है। ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्टेड बाय स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो पॉपुलर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सबसे पॉपुलर मिनिस्ट्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में, क्योंकि बजट वगैरह इसी में आता है, और बजट आता है तो फिर वही बात आपको पता है, क्लाइंट सबसे पहले परेशान होकर हमारे पास फोन यही करता है कि सर इस बार के बजट में मुझे टैक्स में क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये बजट हमारे लिए फायदे में है या नुकसान में है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये कौन कौन से मैटर देखता है? मैटर्स रिलेटेड टू टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल लॉ, फाइनेंशियल लॉज, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब इनको हैंडल करता है ये, और कैपिटल मार्केट। आरबीआई है जैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ठीक है, और सेबी जो है वो भी इसी के अंडर आती है। ये टॉप अथॉरिटी है बेटा, टॉप कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सबसे ऊपर अथॉरिटी मानी जाती है, टॉप कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नाम से ही पता लग रहा है बेटा, इकोनॉमी ऑफ इंडिया को अगर रिलेटेड है तो टॉप ही तो हो गया, इंडिया की इकोनॉमी से ऊपर क्या चीज है, ठीक। और इसका मेन काम क्या होता है? एक जो एनुअल काम है इसका वो होता है बजट पेश करना, ठीक है। ये यूनियन बजट पेश करते हैं हर साल, एनुअल इवेंट, ये एक एनुअल इवेंट है। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसका एक मेजर काम क्या होता है? एनुअल बजट पेश करना, एनुअल बजट, ठीक है। अब इसके देखो आपके स्टडी मेट में ना कुछ बकवास बातें भी लिख रखी है, बकवास तो क्या कहें, मतलब मेरे को इररेलेवेंट बातें कह सकता हूं, कि मोरारजी देसाई जो है वो अपने प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने 10 बार यूनियन बजट पेश किए। उसके बाद चिदम्बरम जी 9 बार यूनियन बजट लेके आए। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो है वो भी 9 बार बजट लेके आए। उसके बाद यशवंत सिन्हा 8 बार बजट लेके आए, और मनमोहन जी 6 बार बजट लेके आए। वो कहोगे तो लिखवा देता हूं, बाकी उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, आपके स्टडी बैट के अंदर ये चीज दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर टॉप कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जो नॉर्मली ऑफिसर्स होते हैं जो इसमें रन करते हैं, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। उसके बाद आईएएस, इंडियन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। ये एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अपॉइंट होना है तो, ठीक है। आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। आईसीएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। उसके बाद आईसीएमएस, इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो यहां पर ऑफिसर बैठे होते हैं, ये ऑफिसर लेवल के बंदे हैं बेटा, ये ऑफिसर, सर्वेंट, सिविल सर्वेंट बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, इसके अंदर कई डिपार्टमेंट बटे होते हैं, ठीक है। सेकंड जो मिनिस्ट्री आती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब डिपार्टमेंट है, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च करना है, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम, सॉरी, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, सॉरी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये भी फेमस है सीएस में। सबसे पहली मिनिस्ट्री कौन सी हुई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये कौन कौन से मैटर को हैंडल करते हैं? मैटर्स रिलेटेड टू कंपनी लॉ, मैटर रिलेटेड टू एलएलपी एक्ट, ठीक है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016।
ये सारे इसी के अंडर आते हैं बेटा। ओके, इसको रन कौन करता है? रन बाय सिविल सर्वेंट ऑफ ICLS क्रेडर। ICLS बोले तो इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज, ठीक है। ये एग्जाम आपको करना पड़ेगा क्लियर। यूपीएससी का एग्जाम होता है बेटा, जब यूपीएससी के एग्जाम देते तो हमें फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यूपीएससी के एग्जाम के अंदर हमें ये फील्ड सिलेक्ट करनी है। अगर आपको एमसीए के अंदर अपॉइंट होना है तो एज सिविल सर्वेंट, ठीक है। हाईएस्ट पोस्ट जो होती है एमसीए में, हाईएस्ट पोस्ट जो होती है एमसीए में वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये हाईएस्ट पोस्ट होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर COA, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये रिलेटेड टू, ये कौन से मैटर हैंडल करेगी? रिलेटेड टू इंटरनल या इंटीरियर सिक्योरिटी। इसमें भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ लेह लद्दाख एंड कश्मीर, ठीक है। इनकी सिक्योरिटी के बारे में ये सब, ये इसके फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस, ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स इंटरनल सिक्योरिटी। अभी अपने होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। ये लीगल अफेयर को मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स लीगल अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब वर्किंग फंक्शंस, ओके। इसमें डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। जो भी कानून के ड्राफ्ट बनते हैं उस कानून के ड्राफ्ट बनाने में यह हेल्प करता है, एडवाइज करता है, एडवाइजेस द वेरियस मिनिस्ट्री इन ड्राफ्ट मेकिंग ड्राफ्ट। हर एक्ट का पहले क्या बनता है? ड्राफ्ट बिल, जो पार्लियामेंट में पेश होता है। तो उस ड्राफ्ट को कैसे बनाया जाए, इसमें हेल्प कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लीगल लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। उसके बाद में अगली मिनिस्ट्री जो अपनी आती है, अच्छा, एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी होता है इसमें, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। सॉरी, एडवाइज करता है वेरियस मिनिस्ट्री इन मेकिंग लॉ, नहीं ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट यहां बनता है, एडवाइजेज ऑन ड्राफ्ट, ये यहां पर लिखेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर आपको एडवाइज करता है वेरियस मिनिस्टर को, आपको किन मैटर के ऊपर कानून बनाना चाहिए या कानून को अमेंड करना चाहिए। तो ड्राफ्ट की एडवाइस जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट देता है, लीगल डिपार्टमेंट, और लीगल अफेयर वाला यानी कि इसको फंक्शन कैसे करवाना है इसके बारे में आपको एडवाइस देता है। उसके बाद अपना एमसीए के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट आता है सेबी। सेबी मिनिस्ट्री नहीं है, सेबी इज अ डिपार्टमेंट, तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूं, ठीक है। तो सेबी किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा, कमोडिटीज, इंडिया में कमोडिटी मार्केट भी है ना, गोल्ड वगैरह ये खरीदे बेचे जाते हैं, चना जवार बाजरा, तो इन सबको कमोडिटीज मार्केट को भी हैंडल करता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, एमओएफ बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद आता है आरबीआई। आरबीआई का थोड़ा अच्छा बड़ा रोल है, तो थोड़ा इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किसको रेगुलेट करता है बेटा? ये रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, इंडियन बैंक्स,
जितने भी इंडिया में बैंक खुलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, उन सबको हैंडल कौन करता है? ये किसके अंडर आता है बताओ बेटा? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ओके, ये कंट्रोल करता है इंडिया में करेंसी को, इंडिया में करेंसी प्रिंट करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी सप्लाई को मेंटेन करना, ये किसका काम है? आरबीआई को। कंट्रोल, इट कंट्रोल्स इश्यू, कंट्रोल करते हैं, इश्यू करते हैं करेंसीज को, एंड मेंटेन द सप्लाई ऑफ करेंसी, इंडियन रुपीज जिसको अपन बोलते हैं, इंडियन रुपीज। ओके, उसके बाद में इंडिया में करेंसी दो ही जगह प्रिंट होती है। इंडिया में करेंसी कहां पर प्रिंट होती है बताओ? इंडियन रुपीज कहां प्रिंट होते हैं? दो जगह पर, एक तो नासिक में और एक दीवार में। ठीक है, यहां पर प्रिंट होता है, पैसा प्रिंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग, मुद्रण। शॉर्ट फॉर्म में BRBNM। ये आपने कभी देखा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी फाउंडेशन में, तब भी आया था ये। ठीक है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट और भी है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स, आपने ऑनलाइन में देखा होगा, रेगुलेट्स द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बिटवीन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जैसे ऑनलाइन वगैरह भीम ऐप वगैरह देखते हो, NPCI के अंडर आती है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट और भी होता है इसमें, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम है, ये प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस ऑन डिपॉजिट्स। अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, आपने नहीं मतलब, ठीक है, आपने नहीं, एक बैंक जब दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, एंड गारंटीइंग, इनका काम क्या है? गारंटी देना ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू बैंकर, ताकि बैंक डूबे ना। एक बैंक दूसरे बैंक के पैसे लेके भाग गया तो एक बैंक की वजह से दूसरा बैंक ना डूब जाए। फैसिलिटीज, ठीक है, ये काम इसका होता है। आपके सिलेबस में इतना ही है बेटा, ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो ज्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा, आपकी स्टडी मेट में देखोगे तो इतना ही लिख रखा है। उसके बाद अपना नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, IBBI। इसका काम क्या है? ओवरसीइंग, मॉनिटर करना, ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, एंड एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब यहां पर क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, ये तीन चीजें हैंडल करते हैं। इसकी दो कोर्ट होती है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनी लॉ के भी मैटर हैंडल करती है, और एक DRT डेट रिस्ट्रक्चरिंग ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये बेसिकली क्यों बनाया गया है? IBC जो है 2016 में पहली बार क्यों आया? टू स्पीड अप द डेट रिजोल्यूशन प्रोसेस, कि किसी ने किसी के पैसे खा लिए तो उसको स्पीड अप करना ताकि सेटलमेंट जल्दी हो सके, रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये काम होता है IBBI का। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट के ऊपर, कि कोर्ट कितने तरह की होती है। तो बढ़ते कोर्ट की तरफ। इंडिया में कोर्ट यानी कि जुडिशियल सिस्टम कैसा होता है? जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया,
इसमें टाइप ऑफ कोर्ट का एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में कोर्ट कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ कोर्ट। तो सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम की जरूरत क्या है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम किसका होता है, बाय कोर्ट, यानी कि जुडिशरी। तो ये काम इंडिया में जुडिशरी करती है। जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है, जुडिशरी का मतलब कोर्ट ही समझिए आप। इंडिया में जुडिशरी का फंक्शन क्या है, जुडिशरी के फंक्शन है 3। नंबर 1, रेगुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कानून को समझना। सेकंड, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट को रिजोल्व करना, जो ऊपर लिखा हमने, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और अगर बताओ डिस्प्यूट रिजोल्व होगा तो क्या चीज प्रमोट होगी, प्रमोट फेयरनेस, सबके साथ सही काम हो, फेयरनेस, फेयरनेस लाना, ठीक है, अमंग सिटीजन। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू गेट जस्टिस। तो अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो काम गवर्नमेंट ही करती है उसके साथ, तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी क्या कर सकता है, रिट डाल सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो टाइप्स ऑफ कोर्ट की तरफ अगर हम बात करेंगे सॉरी इससे पहले चलो, हाँ टाइप्स ऑफ कोर्ट में ही आ जाते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होती है, आपको पता है एपेक्स बॉडी है, ठीक है। पहली बार ये कब आई थी, 26 जनवरी। इसको एस्टैब्लिश कब किया था, 26 जनवरी 1920 सॉरी 1950। अभी बताया था ना, 1937 में फेडरल कोर्ट थी, उसको 12 साल के बाद इस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, सुपरसीड कर लिया, ठीक। तो सीजेआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडिया के अंदर बेटा, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इंडिया की, ठीक है। इसके अंदर प्रिंसिपल बेंच जो होती है सुप्रीम कोर्ट में, प्रिंसिपल बेंच जो होती है, मेन बेंच जो होती है, इसमें सीजेआई के साथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 6 मेंबर्स और भी बैठे होते हैं, यानी कि टोटल कितने मेंबर्स हो गए बेंच पे, 7 मेंबर, ठीक। हालांकि फिलहाल इंडिया में आपको पता ही होगा केसेस ज्यादा चल रहे, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, लोगों के बीच में डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे हैं, मार कुटाई ज्यादा हो रही है, तो ये जो मेंबर्स हैं ये अब बढ़ के कितने हो चुके हैं, 34 मेंबर्स हो चुके हैं फिलहाल एट प्रेजेंट। इनिशियली ये 6 थे, ठीक है। ड्यू टू राइज ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि केसेस कह सकते हो आप, एंड वर्कलोड। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, बट बेंच पे मेंबर्स बढ़ा दिए, वर्कलोड, ओके। कोई भी इंडिविजुअल जिसको लगता है मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कोई भी इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ, उसको अगर रिलीफ चाहिए तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, सीक रिलीफ इन सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन। पिटीशन का मतलब एप्लीकेशन होता है बेटा, तो रिट पिटीशन आपको लगानी है, और ये आपको राइट कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 32, ओके। सेकंड जो कोर्ट आती है वो आती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो होती है वो स्टेट वाइज होती है, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होनी चाहिए, हाई कोर्ट स्टेट की एंड यूनियन टेरिटरी की। इंडिया में 25 हाई कोर्ट है हर स्टेट की, स्टेट वाइज, ईच स्टेट, और 6 हाई कोर्ट जो है वो 2 स्टेट शेयर करते हैं, जैसा हरियाणा और पंजाब, जो शेयरिंग बेसिस पे है, और ये इंडिविजुअल स्टेट की है। तो टोटल कितनी हाई कोर्ट हो गई, 31 हाई कोर्ट है एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को अगर पिटीशन फाइल करनी है, कैन सीक रिलीफ बाय फाइलिंग रिट पिटीशन, बट यहां पर रिट पिटीशन का आर्टिकल अलग हो जाएगा, आर्टिकल 226।
सबसे पुरानी हाई कोर्ट जो है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। या हाई कोर्ट में कहिए कि 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला अपीलेट, दूसरा ओरिजिनल। ये ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेटा मैं सिर्फ नाम ही लिखवा रहा हूं, आपके सिलेबस में ही नहीं है तो अपने को सिर्फ नाम याद करना है। और तीसरा जो होता है वो होती है सुपरवाइजरी जुडिक्शन। सिर्फ नाम दे रखे हैं, डिटेल में नहीं है, तो अपने को भी नाम याद करने हैं। हालांकि सुपरवाइजरी जुडिक्शन जो है इसकी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को अनलिमिटेड पावर नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड है जो आपको याद करने हैं, मैं इसलिए मार्क करवा रहा हूं। उसके बाद थर्ड कोर्ट जो है वो आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थर्ड कोर्ट जो आती है वो आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डील करती है, डील्स विद सिविल सूट। और इसी के अंदर एक डिपार्टमेंट और बना रखा है, कोर्ट ऑफ सेशन। आपने सुना होगा सेशन कोर्ट, ये क्रिमिनल सूट्स को हैंडल करती है। ये क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करती है। अगर कोई फाइनेंशियल मैटर आता है, पिक्यूशनरी मैटर आता है, और ये फाइनेंशियल मैटर अगर 2 करोड़ तक का है तो ही ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, नहीं तो इसको हाई कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये कुछ कीवर्ड है जो आपको याद करने पड़ेंगे। और फोर्थ कोर्ट जो होती है वो होती है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है वो उसी सिटी में होगी, ये सिटी वाइज होती है। और सिटी भी कौन सी, जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, मेट्रो सिटी का मतलब क्या होता है, बड़ी सिटी। तो जो बड़ी सिटी है वहां पर खुद की कोर्ट हो सकती है। और इसमें जो जज होते हैं उनको जज को मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसमें जज को क्या कहा जाता है, मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। यहां पर मैजिस्ट्रेट 2 है, 2 तरह के मैजिस्ट्रेट होते हैं। एक होता है चीफ मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एक सिंपल। और एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट चीफ से नीचे होता है, जिसकी रैंकिंग चीफ से नीचे होती है। ये आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है बेटा, नाम है तो मैंने भी आपको नाम लिखवा दिया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कोर्ट, तो अपने को इतना तो एटलीस्ट लिखना है, तभी आपको 4 या 5 नंबर मिलेंगे। एक बात जो है वो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है इज बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स। जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हाई कोर्ट से नीचे होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर भी अप्लाई हो जाएगा और ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है इज बाइंडिंग ऑन स्टेट, जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है, ऑन स्टेट ओनली, पर्टिकुलर स्टेट ओनली। ठीक है, बट कैन बी इसको रेफर किया जा सकता है, कैन बी परस्यू करना, यानी कि परस्यूएसिव, कैन बी परस्यूएसिव बाय अदर हाई कोर्ट्स। दूसरी हाई कोर्ट में इसको परस्यू किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर खत्म। इतना ही था बेटा, 5 नंबर का है, मेरे ख्याल से 2-3 पेज में ये सारा कंप्लीट हो गया। और इतना अगर आप पढ़ लोगे और इतना भी अगर आप लिख दोगे तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे बेटा। थैंक यू।